गाइस, वेलकम टू वीना क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। ये उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण का अर्थ है जो कड़े नियम कानून बनाए गए थे उसमें छूट दिया गया। यानी कि जो 1956 में जो कड़े नियम कानून बनाए गए थे उसमें छूट दिया गया। तो तब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या छूट दिया गया, किस किस सेक्टर में क्या क्या छूट दिया गया, वो बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या सुधार किए गए, वो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी जो लाइसेंसिंग व्यवस्था थी उसमें कमी किया गया। यानी कि जो 1956 में जो नियम बनाए गए थे कि कोई भी उद्योग खोलने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, तो उसमें कमी किया गया। अब आपको सिर्फ 5 इंडस्ट्री खोलने के लिए ही सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी, बाकी आप कोई भी उद्योग को खोल सकते थे बिना सरकार के परमिशन लिए हुए। तो 5 उद्योग क्या क्या थे? तो पहला थे लिक्विड, यानी कि पेय पदार्थ, यानी कि कोई भी नशीली पदार्थ का उद्योग आपको खोलना है तो उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग संबंधी कोई भी आपको अगर उद्योग खोलना है तो उसके लिए भी आपको सरकार से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, आपको सरकार से लिखित परमिशन लेना पड़ेगा। उसी प्रकार डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव हो गया और डेंजरस केमिकल। ऐसे उद्योग को खोलने के लिए सरकार से आपको लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत थी। तो ये 5 उद्योग थे जिसके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी। बाकी आप कोई भी उद्योग को बिना सरकार से परमिशन लिए हुए उसे आप खोल सकते थे। बी नंबर, डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी जो पब्लिक सेक्टर का रोल था उसको डिक्रीज़ किया गया, उसको उसमें कमी किया गया। जो 1956 में जिन नियम बनाए गए थे उसके तहत पब्लिक सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा रोल दे दिया गया था, बहुत ही ज़्यादा ही उसको अहम रोल मिल गया था। उसमें ये था कि 17 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जिसको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही लगा सकती थी, उसे प्राइवेट सेक्टर नहीं लगा सकती थी। तो उसमें कमी किया गया और अब कोई भी इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर लगा सकती थी, लेकिन 3 इंडस्ट्री को छोड़कर। तो वो 3 इंडस्ट्री क्या क्या थे? तो पहला था रेलवे, दूसरा था डिफेंस इक्विपमेंट्स और तीसरा था एटॉमिक एनर्जी जनरेशन। यानी कि ये 3 इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी कोई भी इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर लगा सकती थी। तीसरा नंबर, मेकिंग MRTP एक्ट मोर लिबरल, यानी कि जो MRTP एक्ट थे उसमें उसको लिबरल बनाया गया, उसमें छूट दिया गया। डी नंबर, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, यानी कि जो कैपिटल गुड्स का जो इंपोर्ट है उसमें उसको फ्रीडम कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी देशों से आप कैपिटल गुड्स को मंगा सकते थे बिना रोक टोक का। यानी कि जो अब कैपिटल गुड्स है उसको उसको आप आयात कर सकते थे कोई भी देश से, उसमें अब कोई भी सरकार द्वारा रोक टोक नहीं किए जाएंगे, उसको फ्रीडम कर दिया गया। तो इससे ये फ़ायदा था कि अगर हम कैपिटल गुड्स को दूसरे देशों से मंगाएंगे तो हमारे देश में नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे। तो दूसरे देश में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जो मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, उसे हम अगर दूसरे देशों से इंडिया में मंगाएंगे तो उससे हमारे इंडिया में वो न्यू टेक्नोलॉजी आएंगे और जिससे कि जो उद्योग है उस व्यापार में इंक्रीजिंग होगा, वृद्धि होगा। दूसरा नंबर हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, यानी कि जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म किए गए वो जानेंगे। तो पहला ए नंबर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर बैंक भी, प्राइवेट व्यक्ति भी अब बैंक को लगा सकती थी, खोल सकती थी, यानी कि अब प्राइवेट बैंक भी लगा सकते थे। पहले ये था कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही बैंक को खोलती थी, प्राइवेट सेक्टर बैंक को नहीं खोल सकती थी। तो अब प्राइवेट सेक्टर भी बैंक को लगा सकती थी।
बी नंबर था चेंजिंग द रोल ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के जो रोल थे उसमें बदलाव किए गए। ये देखा गया कि अगर आरबीआई है वो हर बैंक को हर चीज़ में अगर इंटरफेयर करेगी तो प्राइवेट बैंक है वो अपने आप को विकास नहीं कर पाएगी, अपने आप को फैला नहीं पाएगी। तो इसके जो रोल है उसमें चेंज कर दिया गया, यानी कि अब प्राइवेट बैंक बिना आरबीआई के परमिशन के छोटे मोटे निर्णय ले सकती थी। और जो आरबीआई है अब सलाहकार के रूप में कार्य करेगी, यानी कि प्राइवेट बैंक को या अपने व्यावसायिक बैंक को सिर्फ वो सलाह देगी और उसे ये आरबीआई के रोल को चेंज किया गया। तीसरा नंबर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट है इसके तहत अब कोई भी दूसरे देश के इन्वेस्टर इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकते थे और उन्हें उसके प्रॉफिट डायरेक्ट रूप से दिया जाता, यानी कि अब 50% तक इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकते थे। इससे ये होगा कि दूसरे देश के इन्वेस्टर अगर इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी आएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। चौथा नंबर फिजिकल रिफॉर्म और टैक्स रिफॉर्म, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे कि टैक्स में क्या क्या रिफॉर्म किए गए, क्या क्या बदलाव किए गए। तो ए नंबर रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें कम किया गया, यानी कि उसको कम कर दिया गया। जो पहले डायरेक्ट टैक्स थे वो बहुत ही मैक्सिमम हुआ करते थे, जिसके कारण लोग टैक्स को देना पसंद नहीं करते थे और अपने इनकम को छुपा लेते थे, जिसके कारण ना तो सरकार को इनकम प्राप्त होती थी और ये जो ब्लैक मनी थी वो बढ़ते जा रही थी। तो अब सरकार ने क्या निर्णय लिया कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें कमी किया गया, यानी कि इसे अब कम कर दिया गया। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया है। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख लें। बी नंबर रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में भी छूट दिया गया, यानी कि उसको भी कम कर दिया गया। पहले जो गुड्स पर वस्तु और गुड्स पर जो टैक्स लगते थे वो बहुत ही मैक्सिमम हुआ करते थे, जिसके कारण गुड्स का जो प्राइस थे वो बढ़ जाया करते थे, जो वस्तु का प्राइस है वो बढ़ जाया करता था, जिसके कारण उसका डिमांड कम हो जाता था। इससे ये होता था कि जो उद्योगपति हैं उनका जो वस्तु है वो नहीं बिकता था मार्केट में, जिस कारण वो उत्पादन करना नहीं चाहते थे। तो इनडायरेक्ट टैक्स को भी कम कर दिया गया, जिसके कारण ये हुआ कि जो वस्तु का प्राइस है उसमें कमी आया, जिसके कारण लोग उसको डिमांड को बढ़ा दिए। पांचवा नंबर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में भी बदलाव किए गए। तो हम लोग जानेंगे क्या बदलाव किए गए। तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, यानी कि जो रुपया को अवमूल्यन किया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये अवमूल्यन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है। तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि कोई भी सरकार जानबूझकर अपने देश के रुपीस का जो वैल्यू है उसको गिरा देती है, यानी कि अपने देश की करेंसी का वैल्यू को गिरा देना, उसको बोलते हैं अवमूल्यन, यानी कि डिवैल्यूएशन। तो इससे क्या फ़ायदा होता है ये जानेंगे। तो इससे ये होता है कि जब जब अपने करेंसी को जो डिवैल्यूएशन कर देते हैं यानी कि अवमूल्यन कर देते हैं तो इससे निर्यात में वृद्धि होता है। तो अब हम जानेंगे कैसे वृद्धि होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि पहले $1 में 70 रुपया मिलता था, यानी कि $1 के बराबर 70 रुपया था। अब क्या कर दिया गया कि रुपया का अवमूल्यन कर दिया गया,
तो ये हो गया 75 रुपीज़। यानी कि पहले 70 रुपया लेने के लिए $1 देना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, अब 75 रुपया का वैल्यू $1 के बराबर हो गया। यानी कि $1 के बराबर पहले 70 रुपया था, अब $1 के बराबर कितना हो गया, 75 रुपया। तो इससे क्या होगा कि निर्यात में वृद्धि होगा। तो कैसा निर्यात में वृद्धि होगा, तो पहले ये था कि पहले दूसरे देश के लोग जो यहाँ से वस्तुओं को आयात करते थे तो उसके बदले उन्हें अधिक पैसा पे करना पड़ता था, लेकिन अब अवमूल्यन कर दिया गया। तो अब दूसरे देश के लोग यहाँ से अगर वस्तु को आयात करेंगे तो उन्हें कम पैसा देना पड़ेगा और कम पैसा में अधिक गुड्स मिलेंगे। यानी कि जिससे कि ये होगा कि वे अधिक से अधिक वस्तु को मंगाना चाहेंगे, तो अधिक से अधिक यहाँ से गुड्स का निर्यात होगा। तो इससे ये होगा कि हमें जो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और लोग यहाँ पर अधिक से अधिक आना चाहेंगे और यहाँ का रुपीज़ को लेना चाहेंगे। तो इससे ये होता है कि जो इंडिया रुपीज़ का मांग बढ़ता है और जो हमें विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसमें इंक्रीजिंग होता है, वो बढ़ता है। अब छठा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, यानी कि व्यापार में क्या रिफॉर्म किए गए, क्या बदलाव किए गए, वो जानेंगे। तो पहला, रिडक्शन इन कोटा अप टू मैक्सिमम लिमिट, यानी जो कोटा था उसको मैक्सिमम कर दिया गया। तो पहले कोई भी देश से जब हम वस्तु को आयात करते थे तो वो कोटा सिस्टम थे। यानी कि कोटा सिस्टम में ये था कि अगर आप कोई भी दूसरे देश से गुड्स को मंगा रहे हैं तो सिर्फ आप कोटा फिक्स कर दिया जाता था कि आप 20 पीस ही मंगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं मंगा सकते हैं। तो इससे ये होता था कि हम अपने इच्छा अनुसार वस्तु को नहीं मंगा पाते थे। तो इसे बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले 20 पीस ही मंगा सकते थे, अब इसे बढ़ाकर कर दिया 40 पीस, यानी कि अब 40 पीस मंगा सकते थे। ये एग्जाम्पल है, यानी कि एक कोटा फिक्स रहता था कि आप इतना मात्रा ही इस वस्तु को मंगा सकते थे। तो इसे अब बढ़ा दिया गया और उससे अब ज़्यादा से ज़्यादा मंगा सकते थे। दूसरा, रिमूव ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है इसे रिमूव कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का अर्थ है कि जब भारत देश के जो उद्योगपति लोग हैं वो जब अपने वस्तुओं का निर्यात करते थे, यानी कि दूसरे देशों में भेजते थे, तो उसके बदला भी सरकार को इन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो इसको रिमूव कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। यानी कि अब अगर आप कोई भी वस्तु को दूसरे देशों में भेजते हैं तो इसके लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी था इसको हटा दिया गया। तीसरा, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसमें भी कमी किया गया। तो जब दूसरे देश के लोग जब अपनी वस्तुओं को जब भारत में निर्यात करते थे, यानी कि हम जब दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाते थे, आयात करते थे, तो उसके बदला उन्हें टैक्स देना पड़ता था, यानी कि सरकार को टैक्स देना पड़ता था। तो वो बहुत ही मैक्सिमम टैक्स हुआ करते थे, जिसके कारण वस्तु के जो प्राइस है वो इंडिया में आकर इंक्रीज हो जाते थे, बढ़ जाते थे। तो इसमें कमी किया गया, जिसके कारण अब अधिक से अधिक वस्तुओं का आयात किया जाने लगा। तो आज हम लोग जाने कि लिबरलाइजेशन क्या है, उदारीकरण क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए, यानी कि क्या क्या छूट दिए गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या बदलाव किए गए, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या बदलाव किए गए। फिर तो ये सब पॉइंट हमने देख लिया, यानी कि आज हमने लिबरलाइजेशन क्या है और इसमें क्या क्या बदलाव किए गए इसके बारे में अपनी बात किया। अब अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण क्या है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।